गांव का एक साधारण देहाती गंजा और महलों में रहने वाली एक अनुपम सौंदर्य की राजकुमारी, इन दोनों के इर्द गिर्द बुनी यह कथा है जिसे सुनने और देखने के बाद कोई भी व्यक्ति भाव विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। यह कहानी आरंभ होती है राज्य सुवर्णगढ़ के एक अड़ियल जिद्दी और कुछ हद तक मंदबुद्धि राजकुमार से, जिसका नाम था कुमारवीर सिंह। कुमारवीर सिंह ने अपने युवावस्था के अहंकार में यह कठोर प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह जीवन भर विवाह नहीं करेगा, चाहे धरती हिल जाए या आकाश फट जाए। पर वह यह नहीं जानता था कि समय कब किस करवट बैठे यह किसी के भी नियंत्रण में नहीं होता, और शीघ्र ही समय ऐसा पलटवार करेगा कि उसकी इस प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ जाएंगी। और जो राजकुमार आज विवाह से भाग रहा है, वही कल विवाह के पीछे पागलों की तरह दौड़ता दिखाई देगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत जल्द ऐसा कुछ घटित होने वाला था जो उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी दुनिया और उसका पूरा भविष्य बदल कर रख देने वाला था। जब यह बात सुवर्णगढ़ के राजा महाराज रणभान सिंह को झांत हुई कि उनका इकलौता पुत्र आजीवन विवाह न करने की जिद पर अड़ा हुआ है, तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। राजा के भी अपने अरमान थे। वह चाहते थे कि किसी योग्य, सुंदर और संस्कारी राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कराएं, जिससे उनके वंश की परंपरा आगे बढ़े। राजा ने कई बार अपने पुत्र को समझाया, कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पर कुमारवीर सिंह हर बार यही कहता रहा कि वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकता। बहुत समझाने के बाद भी जब राजकुमार टस से मस नहीं हुआ, तो राजा का धैर्य टूट गया और उन्होंने क्रोध में सैनिकों को आदेश दिया कि इस नालायक को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ और महल के बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी देखूं कब तक यह अपनी जिद पर कायम रहता है। आदेश मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया और महल के सबसे ऊंचे भाग में बने बुर्ज में बंद कर दिया। पुराने समय में बुर्ज कैदियों को रखने की जगह हुआ करता था, जो महल की सबसे ऊंची संरचना होती थी, जहां से भागना असंभव माना जाता था। ऊंचाई इतनी अधिक होती थी कि कोई भी कैदी चाहकर भी नीचे कूदने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार वीर सिंह दिन भर बेचैनी में बैठा रहा। उसे समय का आभास तक नहीं हुआ कि कब दिन ढल गया और कब रात उतर आई। हर रात उस बुर्ज के ऊपर से एक अद्भुत उड़न यान गुजरता था, जिसमें बैठी रहती थी पुष्पनगर की राजकुमारी पुष्प देवी। जब प्रतिदिन की भांति उस रात भी राजकुमारी अपने उड़न यान से गुजरी, तो उसकी दृष्टि बुर्ज में बैठे राजकुमार पर जा पड़ी। सामान्यतः बुर्ज खाली रहता था, पर आज वहां किसी को देख उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, आखिर यह कौन है और क्यों यहाँ कैद किया गया है। इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह उड़न यान को बुर्ज के भीतर ले आई। जैसे ही राजकुमारी बुर्ज में उतरी, उदास बैठे राजकुमार की दृष्टि उस पर पड़ी और राजकुमारी पुष्प देवी के सौंदर्य को देख वह स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों तक वह कुछ बोल ही नहीं सका। राजकुमारी ने सहज स्वर में पूछा, आप यहाँ क्यों बंद हैं? तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी और अंत में भावुक होकर बोला, देवी, आपको देखकर मेरा मन विचलित हो उठा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहता हूँ। यदि आप सहमत हों तो मैं इसी क्षण आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। गंधर्व विवाह अर्थात बिना किसी रीति रिवाज, बिना मंत्र, केवल आपसी सहमति से विवाह स्वीकार करना। राजकुमार की यह बात सुनकर राजकुमारी पुष्प देवी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने केशों में सजे फूल को निकाला, उसे अपने कानों के चारों ओर घुमाया और फिर अपने पैर की एड़ी के नीचे दबा दिया। इसके बाद एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वह अपने उड़न यान पर बैठी और आकाश में विलीन हो गई। राजकुमार वीर सिंह तब तक उसे देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। जो राजकुमार कुछ ही समय पहले विवाह न करने की कस्में खा रहा था, अब उसकी सारी प्रतिज्ञाएं टूट चुकी थीं और उसके मन में केवल एक ही इच्छा शेष रह गई थी, किसी भी कीमत पर राजकुमारी पुष्प देवी को प्राप्त करना। राजकुमारी पुष्प देवी के चले जाने के बाद बुर्ज में बैठा राजकुमार वीर सिंह पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कभी उसे राजकुमारी का सौंदर्य याद आता, तो कभी उसके द्वारा किया गया वह रहस्यमयी इशारा उसके मन को उलझा देता। जो राजकुमार कल तक विवाह के नाम से चिढ़ जाता था, आज वही विवाह के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। किसी तरह उसने वह रात काटी। जैसे ही सुबह की पहली किरण बुर्ज की दीवारों से टकराई, राजकुमार ने नीचे खड़े पहरेदारों को आवाज लगाई और चिल्लाकर बोला, मुझे यहां से निकालो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। पहरेदार यह सुनकर अचंभित रह गए।
क्योंकि कल तक यही राजकुमार विवाह के नाम पर आग बबूला हो जाता था। सैनिकों ने तुरंत राजा महाराज रणभान सिंह को यह सूचना दी। राजा जब यह सुनकर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों के भाव थे। राजकुमार को बुर्ज से मुक्त कराया गया और वह सीधा अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। राजकुमार ने रात में घटी पूरी घटना अपने पिता को विस्तार से सुनाई और अंत में कहा, पिताजी, यदि मेरा विवाह राजकुमारी पुष्प देवी से नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह से भागने वाला पुत्र आज इस प्रकार गिड़गिड़ा रहा था। यह देख राजा प्रसन्न भी थे और चकित भी। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और राजकुमारी पुष्प देवी द्वारा किए गए उस रहस्यमयी संकेत को सभी दरबारियों के सामने रखा। राजा ने कहा, राजकुमारी ने कानों के चारों ओर फूल घुमाया और फिर उसे एड़ी के नीचे दबा दिया। इसका अर्थ क्या हो सकता है? दरबार में बैठे बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और पंडित आपस में चर्चा करने लगे, पर कोई भी उस संकेत का सही अर्थ नहीं समझ पाया। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ, पर किसी की बात राजा को संतोषजनक नहीं लगी। अंततः राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी पुष्प देवी के संकेत का सही अर्थ बताएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद रोज कई लोग दरबार में आने लगे और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ बताते। राजा हर किसी को उसके उत्तर के अनुसार इनाम देता रहा, पर सही उत्तर किसी के पास नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन पास के गांव से एक देहाती गंजा अपने भैंसे पर सवार होकर नगर में प्रवेश करता है। गांव देहात में जिसका सिर मुंडा हो या जिसके बाल न हो, उसे गंजा कहा जाता है। जब वह गंजा देहाती अपने भैंसे पर बैठा नगर के मुख्य द्वार से अंदर आया तो वहां खड़ी भीड़ उसका उपहास करने लगी। लोग हंसते हुए कहने लगे, अब यही बाकी रह गया था, यह देहाती गंजा भी राजकुमारी की पहेली सुलझाने आया है। भीड़ की हंसी पर ध्यान दिए बिना वह गंजा अपने भैंसे को महल के बाहर बांधता है और सीधे राज दरबार की ओर बढ़ता है। दरबार में भी उसकी देहाती वेशभूषा देखकर दरबारी आपस में मुस्कुराने लगते हैं। गंजा सीधे राजा के सामने पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस संकेत का अर्थ बताने का साहस करूं। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन सोचा, जब इतने ज्ञानी लोग असफल हो गए तो यह देहाती क्या कर लेगा। फिर भी उदारता दिखाते हुए राजा ने उसे अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। तब गंजे ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जो राजकुमारी आई थी उसका नाम पुष्प देवी है। उसने फूल को कानों के चारों ओर घुमाया। इसका अर्थ है कि उसके नगर में एक अत्यंत सुंदर पुष्प उद्यान है और एड़ी के नीचे फूल दबाने का अर्थ है कि उस उद्यान तक फूलों की पगडंडी बनी हुई है। गंजे की यह बात सुनते ही राजा के साथ साथ राजकुमार वीर सिंह की आंखें चमक उठीं। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। जिस पहेली को कोई विद्वान नहीं सुलझा पाया, उसे इस साधारण देहाती ने सहजता से हल कर दिया था। दरबार में छाए सन्नाटे के बीच राजा महाराज रणभान सिंह ने गंजे देहाती की ओर देखकर दोबारा पूछा, क्या तुम अपने कहे हुए अर्थ को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो? गंजे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जो समझा वही आपके चरणों में रख दिया। अब सत्य असत्य का निर्णय आप स्वयं करें। राजा ने संतोष की सांस ली, क्योंकि गंजे की बात उनके हृदय को छू गई थी। उसी क्षण राजकुमार वीर सिंह आगे बढ़ा और गंजे से बोला, यदि तुम मेरे साथ चलकर राजकुमारी पुष्प देवी से मेरा विवाह कराने में मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का 1/4 भाग दे दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी, क्योंकि एक साधारण देहाती से ऐसा वादा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गंजे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुंवर साहब, मैं आपकी सहायता करने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। जब तक हम वापस न लौटें तब तक मेरे भैंसे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजकुमार ने बिना देर किए उसकी बात स्वीकार कर ली और उसी समय भैंसे की देखरेख के लिए विशेष व्यवस्था करवा दी। इसके पश्चात दोनों ने पुष्पनगर की ओर प्रस्थान किया। राजकुमार अपने साथ पर्याप्त धन भी ले चला ताकि यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 2 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे पुष्पनगर पहुंचे और राजमहल के समीप एक सराय में ठहर गए। एक दिन राजमहल से राजकुमारी पुष्प देवी की एक विशेष दासी बाजार की ओर जाती दिखाई दी। गंजे ने तुरंत पहचान लिया और राजकुमार से कहा, यह दासी अवश्य ही राजकुमारी के लिए वस्त्र खरीदने जा रही है। तुम ऐसा करो, जब यह कोई वस्त्र पसंद करे तो उससे पहले तुम 2 गुनी कीमत देकर वह वस्त्र खरीद लेना। जैसा गंजे ने कहा वैसा ही हुआ।
दासी ने जैसे ही एक सुंदर वस्त्र पसंद किया, राजकुमार ने आगे बढ़कर दोगुनी कीमत चुकाई और उस वस्त्र को खरीद लिया। फिर उसने बड़ी चतुराई से उस वस्त्र की तह में एक संदेश पत्र रख दिया और दासी से बोला, यह मेरी ओर से राजकुमारी के लिए भेंट है, कृपया इसे उन तक पहुंचा देना। दासी ने राजकुमार को संदेह भरी नजरों से देखा, पर कुछ बोले बिना वस्त्र लेकर राजमहल की ओर लौट गई। उसके जाने के बाद राजकुमार ने चिंतित स्वर में गंजे से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तरकीब काम करेगी? क्या राजकुमारी मुझे अब भी पहचान पाएगी? गंजा मुस्कुराया और बोला, कुंवर साहब धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कुछ ही देर बाद दोनों महल के बाहर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि वही दासी राजमहल से बाहर आई और चलते चलते हर कुछ दूरी पर एक फूल रखती चली गई। यह दृश्य देखकर राजकुमार घबरा गया और बोला, अब इसका क्या अर्थ है? गंजे ने समझाया, राजकुमारी को हमारे आने का समाचार मिल गया है, उसने तुम्हें पहचान लिया है और इन फूलों के माध्यम से संदेश भेजा है कि हम बाग में प्रतीक्षा करें। यह सुनकर राजकुमार के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। दोनों ने महल के समीप स्थित बाग में अपना डेरा डाल लिया। राजकुमार को पूर्ण विश्वास हो चला था कि अब शीघ्र ही राजकुमारी उससे मिलने आएगी। दिन बीतते गए पर राजकुमारी नहीं आई। दिन से रात और रात से दिन होते गए। राजकुमार हर पल उसी प्रतीक्षा में रहता कि शायद आज राजकुमारी आएगी। इसी इंतजार में कई सप्ताह बीत गए और धीरे धीरे राजकुमार के पास लाया गया सारा धन भी समाप्त हो गया। धन समाप्त होने से राजकुमार और गंजे दोनों की चिंता बढ़ने लगी। तभी एक दिन राजकुमारी की वही दासी फूलों का गजरा बनाने के लिए बाग में आई। गंजे ने उसे देखते ही खरी खोटी सुनाई और गजरे के भीतर एक चिट्ठी रखकर उसे दे दी कि हम इतने दिनों से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब तक हमारी कोई सुध नहीं ली गई। जब वह चिट्ठी राजकुमारी पुष्पदेवी के हाथ लगी तो उसकी आंखें फैल गईं। वास्तव में वह राजकुमार और गंजे को भूल चुकी थी। पत्र पढ़ते ही उसे स्मरण आया कि राजकुमार कितने दिनों से उसके इंतजार में बाग में ठहरा हुआ है। राजकुमारी ने तुरंत एक काली हंडिया में नीचे हीरे मोती और ऊपर एक रस्सी तथा घोड़े के लिए रखकर दासी के हाथों भिजवा दी। जब वह हंडिया गंजे और राजकुमार के सामने आई तो राजकुमार ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मित्र, इन हीरे मोतियों का तो अर्थ समझ आता है, पर यह रस्सी और घोड़े की ली क्यों? गंजे ने गंभीर स्वर में कहा, इसका अर्थ यह है कि महल की एक मोरी अस्तबल में खुलती है, वहां एक रस्सी लटकी होगी, उसी के सहारे तुम महल में प्रवेश कर सकते हो। गंजे की बात सुनकर राजकुमार वीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में यह विश्वास जाग उठा कि अब उसका राजकुमारी पुष्प देवी से मिलन निश्चित है। पर गंजा गंभीर होकर बोला, कुंवर साहब, आपकी जगह राजकुमारी से मिलने मैं जाऊं तो बेहतर होगा, क्योंकि आप ठहरे कुछ भोले स्वभाव के। यदि आप उसकी बातों में उलझ गए और सही उत्तर न दे पाए तो वह आपको उसी मोरी से नीचे फेंकवा देगी जिससे आप ऊपर जाएंगे। गंजे की यह बात सुनकर राजकुमार के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, यदि यह गंजा ऊपर गया तो कहीं यह स्वयं ही राजकुमारी को अपने वश में न कर ले और उससे विवाह न कर ले। इसी शंका के कारण राजकुमार बोला, नहीं मित्र, ऊपर तो मैं ही जाऊंगा। राजकुमार की जिद के आगे गंजा विवश हो गया और बोला, ठीक है कुंवर साहब, पर जैसे मैं समझाऊं वैसा ही करना। फिर गंजे ने राजकुमार को विस्तार से समझाया कि जब तुम रस्सी के सहारे ऊपर जाओगे और मोरी से जैसे ही अपना मुख बाहर निकालोगे तो राजकुमारी तुमसे पूछेगी, तुम कौन हो? तब तुम कहना, मैं फला राज्य का राजकुमार वीर सिंह हूं। गंजा आगे बोला, फिर वह पूछेगी, यहां किस लिए आए हो? तब तुम्हें कहना कि मैं राजकुमारी पुष्प देवी से मिलने आया हूं। इसके बाद वह पूछेगी, पुष्प देवी कौन है? तब तुम उत्तर देना, जो मुझसे बात कर रही है वही राजकुमारी पुष्प देवी है। इसके बाद वह अपनी सभी दासियों को वहां से हटा देगी और तुम्हें पलंग पर बैठने का संकेत देगी। गंजे ने समझाते हुए कहा, वहां कुल 9 पलंग बिछे होंगे, तुम्हें दोनों ओर से 4-4 पलंग छोड़कर ठीक बीच वाले पलंग पर बैठना है। यह सब सुनकर राजकुमार हंसते हुए बोला, बस यही है ना मित्र, ये तो बहुत ही सरल है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। इतना कहकर राजकुमार अस्तबल में लटकी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने मोरी से अपना मुख बाहर निकाला तो राजकुमारी पुष्प देवी ठीक उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी ने वही प्रश्न किए जो गंजे ने बताए थे और राजकुमार ने ठीक वैसे ही उत्तर दिए। इसके बाद राजकुमारी ने अपनी दासियों को वहां से जाने का संकेत किया और राजकुमार को पलंग पर बैठने के लिए कहा। राजकुमार पलंगों की ओर बढ़ा और मन ही मन गिनती करने लगा।
पलंग गिनते देख राजकुमारी के मन में हल्का सा संदेह जागा, पर वह शांत रही। राजकुमार दोनों ओर से चार चार पलंग छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठ गया, पर वह भूल कर पलंग के सिरहाने की जगह पीछे की ओर अर्थात पांत की ओर बैठ गया। यह दृश्य देखते ही राजकुमारी पुष्प देवी का संदेहपूर्ण विश्वास में बदल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह व्यक्ति मंदबुद्ध है, जिसे बैठने तक का ज्ञान नहीं। वह ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों करेगी? बिना एक पल गंवाए उसने अपनी दासियों को बुलाया और आदेश दिया कि इस व्यक्ति को उसी मोरी से नीचे फेंक दिया जाए जिससे यह ऊपर आया है। नीचे बैठे गंजे को पहले से ही इस बात का अंदेशा था। उसने मोरी के नीचे पहले ही घास और भूसे का ढेर लगवा दिया था। जब राजकुमार नीचे गिरा तो वह उसी ढेर पर गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। गंजे ने राजकुमार से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जाने दो, पर अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं एक और उपाय सोचता हूं। इसके बाद गंजे ने राजकुमार को राजकुमारी से मिलाने के लिए दूसरी योजना बनानी शुरू कर दी। गंजे ने थोड़ी देर सोचने के बाद राजकुमार से कहा, अब हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे राजकुमारी स्वयं तुम्हारे पास आने को विवश हो जाए। इसके लिए वह राजकुमार को अपने साथ पास के एक गांव में ले गया, जहां के बढ़ई अपने हुनर के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गंजे ने राजकुमारी द्वारा भेजे गए हीरे मोतियों में से कुछ उन्हें देकर एक अद्भुत और विशालकाय शिवालय बनवाने का आदेश दिया। उस शिवालय की विशेषता यह थी कि उसके सभी भाग अलग अलग किए जा सकते थे और आवश्यकता पड़ने पर कहीं भी जोड़कर पूरा मंदिर खड़ा किया जा सकता था। कई दिनों की मेहनत के बाद जब वह शिवालय बनकर तैयार हो गया तो गंजा और राजकुमार रातों रात उसे पुष्पनगर ले आए और नगर के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अगली सुबह जब नगरवासियों की नींद खुली और उन्होंने उस अद्भुत शिवालय को देखा तो पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग आश्चर्य से कहने लगे कि यह शिवालय तो रातों रात आकाश से उतरा प्रतीत होता है। देखते ही देखते शिवालय के दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। योजना के अनुसार राजकुमार उस शिवालय का पुजारी बन गया और गंजा स्वयं पहरेदार के रूप में वहां खड़ा हो गया। गंजे ने नियम बना दिया कि शिवालय के भीतर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकेगा। इसके साथ ही उसने एक अत्यंत तेज रथ को सारथी सहित मंदिर के पीछे खड़ा करवा दिया और रथवान को समझा दिया कि संकेत मिलते ही रथ को तुरंत दौड़ा देना। कुछ समय बाद जब यह समाचार राजमहल तक पहुंचा तो राजकुमारी पुष्प देवी भी शिवालय के दर्शन करने के लिए निकली। जैसे ही गंजे की दृष्टि दूर से आती हुई राजकुमारी पर पड़ी, उसने राजकुमार से कहा, कुंवर साहब, कुछ देर के लिए मुझे पुजारी बनने दीजिए, नहीं तो यह योजना भी विफल हो जाएगी। पर राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि यदि गंजा पुजारी बना तो कहीं राजकुमारी को लेकर स्वयं ही न भाग जाए। इसी शंका में उसने गंजे की बात नहीं मानी। तब गंजे ने विवश होकर अंतिम निर्देश दिया कि जब राजकुमारी परिक्रमा करने लगे तब तुम उसे पकड़कर तुरंत रथ में बैठा देना और भाग निकलना। राजकुमार ने आत्मविश्वास से भरकर कहा, इस बार मैं अवश्य सफल होऊंगा। जब राजकुमारी शिवालय में प्रवेश कर परिक्रमा करने लगी तब राजकुमार ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर उसी क्षण तेज हवा का झोंका आया जिससे वह संतुलन खो बैठा और राजकुमारी उसके हाथ से छूट गई। उसके हाथ में केवल राजकुमारी का दुपट्टा रह गया। राजकुमारी पुष्प देवी धोखा धोखा चिल्लाती हुई वहां से भाग निकली। स्थिति की गंभीरता समझते हुए गंजे ने तुरंत राजकुमार को रथ में खींच लिया और दोनों तेज गति से वहां से निकल गए। रथ में बैठते ही गंजे ने क्रोध में कहा, मैंने कहा था कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। इतना सुनहरा अवसर भी तुमने गंवा दिया। अपराध बोध से भरे स्वर में राजकुमार बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मित्र, हवा ने सब बिगाड़ दिया। गंजा चुप हो गया और मन ही मन अगली चाल सोचने लगा। लंबी यात्रा के बाद दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के लोग नृत्य और संगीत में अत्यंत निपुण थे। वहां पहुंचते ही गंजे के मन में एक नई योजना ने जन्म लिया। उस नगर में पहुंचकर गंजे ने वहां के प्रसिद्ध कलाकारों से संपर्क किया और उन्हें भारी धन देकर बीन बजाना सीख लिया, जबकि राजकुमार ने अत्यंत मन लगाकर नृत्य की शिक्षा ग्रहण की। कई दिनों के अभ्यास के बाद राजकुमार का नृत्य इतना मोहक हो गया कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे और गंजे की बीन की धुन भी मन को बांध लेने वाली बन चुकी थी। नई योजना के साथ दोनों फिर से पुष्पनगर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें झांत हुआ कि राजकुमारी पुष्प देवी का विवाह किसी अन्य राजा के पुत्र के साथ निश्चित हो चुका है और विवाह में अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यह समाचार सुनते ही राजकुमार वीर सिंह का हृदय टूट गया और वह वहीं बैठकर अपना सिर पीटने लगा।
वह हार मान चुका था और उसके मन में निराशा घर कर गई थी। पर गंजा शांत रहा और कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साह भरे स्वर में कहा, कुंवर साहब, इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी मेरे तरकश में एक अंतिम तीर शेष है। राजकुमार ने उदास आंखों से गंजे की ओर देखा और बोला, मित्र, अब जो भी करना हो, यही आखिरी अवसर है। गंजे ने गंभीर स्वर में कहा, यदि इस बार भी चूक गए तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। यह सुनकर राजकुमार ने साहस जुटाया और कहा, आप योजना बताइए, मैं इस बार अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। तब गंजे ने अपनी अंतिम योजना बताई। उसने राजकुमार को जनाना वस्त्र पहनाए, बड़े जतन से उसका श्रृंगार किया और उसे एक अत्यंत सुंदर नर्तकी का रूप दे दिया। स्वयं गंजा वीणा बजाने वाला बन गया। दोनों बदले हुए वेश में नगर के चौराहे पर पहुंचे। गंजे ने वीणा बजानी शुरू की और नर्तकी रूपी राजकुमार अत्यंत लयबद्ध और मोहक नृत्य करने लगा। उसके नृत्य को देखकर धीरे धीरे नगरवासियों की भीड़ जमा होने लगी। नर्तकी के नृत्य ने सभी को सम्मोहित कर लिया। लोग आपस में कहने लगे कि ऐसी नर्तकी का नृत्य तो राजकुमारी पुष्प देवी के विवाह में अवश्य होना चाहिए। इसके बिना विवाह अधूरा रहेगा। यह बात शीघ्र ही राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा स्वयं भी उस नर्तकी का नृत्य देखने को उत्सुक हो उठा और उसने तुरंत उन दोनों को राजमहल बुलवाया। राजमहल में पहुंचकर नर्तकी ने अत्यंत सुंदर नृत्य किया और गंजे ने मधुर वीणा की धुन छेड़ी। राजा सहित पूरा दरबार उनकी कला से मंत्रमुग्ध हो गया। नृत्य समाप्त होने पर प्रसन्न होकर राजा ने उनसे कहा कि वे जो चाहें इनाम मांग सकते हैं। गंजा यही अवसर चाहता था। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हम कोई पेशेवर कलाकार नहीं हैं जो धन के लोभ में नाच गाना करते हों। आप बस मुझे 2 सिक्के दे दीजिए। राजा यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और पूछा, 2 सिक्के ही क्यों? तब गंजे ने अपनी चाल चलते हुए कहा, महाराज, यह नर्तकी मेरी भाभी है। आज 14 वर्ष हो गए इसके पति ने इसे छोड़ दिया था। हम उसी की खोज में नगर नगर भटकते फिर रहे हैं। आज मुझे समाचार मिला है कि मेरा भाई पास के गांव में है। उसे लाने के लिए मुझे 2 सिक्कों की आवश्यकता है, एक जाने के लिए और एक लौटने के लिए। गंजे ने आगे कहा, जब तक मैं अपने भाई को लेकर लौटूं, तब तक यदि आप मेरी भाभी को अपने संरक्षण में रख लें तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। राजा गंजे की विनम्र वाणी से प्रभावित हो गया और बोला, तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारी भाभी तब तक मेरी जिम्मेदारी है। राजा के वचनों को सुनकर बंजारे रूपी गंजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार घटित हो रहा था। वह राजा को प्रणाम कर राजमहल से विदा लेता है और बाहर आकर मन ही मन मुस्कुराता है। राजा ने नर्तकी रूपी राजकुमार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी बेटी राजकुमारी पुष्प देवी के साथ जनाना महल में ठहरा दिया, जहां केवल स्त्रियों का ही प्रवेश होता था। जनाना महल में पहुंचते ही अवसर पाकर नर्तकी रूपी राजकुमार ने राजकुमारी पुष्प देवी को अपना वास्तविक परिचय दिया। उसने बताया कि वह कोई साधारण नर्तकी नहीं, बल्कि वही कुमार वीर सिंह है जिसने पहली बार बुर्ज में उससे भेंट की थी। इसके बाद उसने गंजे की बनाई हर योजना और उस दिन से लेकर अब तक घटी प्रत्येक घटना राजकुमारी को विस्तार से सुना दी। राजकुमार की आपबीती सुनते हुए राजकुमारी पुष्प देवी की आंखें भर आईं। राजकुमार के प्रेम, धैर्य और त्याग को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया और वह भीतर ही भीतर प्रसन्न भी हुई। पर इसी के साथ उसके मन में एक नई चिंता ने जन्म ले लिया, क्योंकि अगले ही दिन उसका विवाह निश्चित था। राजकुमारी गहरे द्वंद्व में फंस गई। एक ओर उसके पिता का स्नेह और विश्वास था और दूसरी ओर वह राजकुमार था जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वह अपने पिता का हृदय तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब वह छोटी थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया था और उसके बाद उसके पिता ने जीवन भर दूसरा विवाह नहीं किया था, केवल अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए। पिता के इस त्याग को स्मरण कर राजकुमारी का मन और भी विचलित हो उठा। वह चाहती थी कि न तो उसके पिता का मान टूटे और न ही उसका प्रेम अधूरा रहे। पूरी रात वह इसी उधेड़बुन में बैठी रही कि किस मार्ग को चुने। रात बीती और विवाह का दिन आ गया। वह समय भी आ पहुंचा जब उसके पिता द्वारा चुना गया राजकुमार बारात लेकर पुष्पनगर पहुंच गया। परंतु जब राजकुमारी ने अपने होने वाले पति को जनाना महल में बुलवाकर देखा तो उसे वह तनिक भी प्रिय नहीं लगा। अंततः राजकुमारी पुष्प देवी ने साहस बटोर लिया और गंजे तथा राजकुमार की योजना में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया। योजना के अनुसार नर्तकी रूपी राजकुमार ने दूल्हे के सामने नृत्य किया और राजकुमारी ने अवसर पाकर उसे भरपूर मदिरा पिलाई।
कुछ ही समय में दूल्हा मदिरा के प्रभाव से अचेत हो गया। तब राजकुमार ने उसे उठाया और मोरी के मार्ग से नीचे घुड़साल में उतर गया। वहां उसने दूल्हे के हाथ पैर बांध दिए और उसे जंगल में छोड़ आया। इसके बाद राजकुमार ने अपने जनाना वस्त्र उतार दिए और बंजारे का वेश धारण कर लिया। इधर प्रातः होते ही राजकुमारी ने महल में यह समाचार फैला दिया कि दूल्हा एक बंजारन पर आसक्त हो गया और रातों रात उसे लेकर भाग गया है। जब यह समाचार राजा के कानों तक पहुंचा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। वह सोचने लगा कि अब उस बंजारे को क्या उत्तर दूंगा जिसने इतनी आस्था के साथ अपनी भाभी मेरे संरक्षण में छोड़ी थी। राजा इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तभी बंजारे के वेश में गंजा और राजकुमार राजमहल में आ पहुंचे। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और गंजे ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे अन्नदाता, कृपया मेरी भाभी को बुलवा दीजिए। मैं अपने भाई को लेकर आ गया हूं। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। गंजे की यह बात सुनकर राजा का सिर शर्म से झुक गया। बार बार पूछने पर राजा ने पूरी घटना उन्हें सुना दी कि किस प्रकार दूल्हा बंजारन पर आसक्त होकर रातों रात उसे लेकर भाग गया। राजा की बात सुनते ही दोनों बंजारों के चेहरे उतर गए और वे आह भरते हुए वहीं बैठ गए। कुछ क्षणों के मौन के बाद गंजे ने भारी स्वर में कहा, महाराज, मेरी भाभी तो चली गई, पर अब उसके बिना मेरा भाई जीवित नहीं रह सकेगा। हमें इस बात का गहरा दुख है कि आप एक राजा होकर भी अपना वचन नहीं निभा सके। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को आपके संरक्षण में छोड़ा था। गंजे की यह बात सुनकर राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे लगा कि उसने सचमुच एक बड़ा अन्याय कर दिया है। अंततः उसने सोच विचार कर अपनी सभी दासियों को बुलवाया और बंजारे से कहा कि इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए उसे चुन लो। मैं तुम्हारी बंजारन को तो वापस नहीं ला सकता, पर उसके बदले दूसरी स्त्री अवश्य दे सकता हूं। सभी दासियां एक एक करके उनके सामने से गुजरी, पर बंजारे ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। दोनों बंजारे निराश और दुखी होकर वहां से जाने लगे। तभी राजा को अपने कर्तव्य और वचन की याद आई। उसने सोचा कि एक राजा होकर वचन से फिर जाना राजवंशीय परंपरा के विरुद्ध है और प्रजा का विश्वास भी इससे डगमगा जाएगा। राजा ने तुरंत उन्हें आवाज देकर वापस बुला लिया और कहा, महाशयों, यदि तुम मेरी पुत्री पुष्प देवी को बंजारी के स्थान पर स्वीकार करना चाहो तो मैं उसे भी देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं अपने वचन से पीछे हटना उचित नहीं समझता। गंजा तो मानो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने तुरंत आदेश देकर राजकुमारी पुष्प देवी को बुलवाया। जब दासी ने जाकर राजकुमारी को राजा का आदेश सुनाया तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे पहले से ही पूरी योजना का ज्ञान था। कुछ ही समय में राजकुमारी पुष्प देवी पूरे श्रृंगार के साथ वहां उपस्थित हुई। जब बंजारे के वेश में खड़े राजकुमार ने उसे उस रूप में देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह सुध बुध खो बैठा और बेहोश होकर गिर पड़ा। राजकुमार को गिरते देख गंजा भीतर ही भीतर घबरा गया और मन ही मन बड़बड़ाया कि यह हरामखोर बना बनाया काम बिगाड़ देगा। उसने बिना देर किए राजकुमार को कसकर 4 जूते मारे, जिससे वह तुरंत होश में आ गया। यह दृश्य देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और गंजे से पूछा, तुमने उसे जूते क्यों मारे? गंजे ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, महाराज, यह नालायक राजकुमारी के लिए भी ना नूकर कर रहा था, इसलिए इसे थोड़ा समझाना पड़ा। अब यह आपकी पुत्री से विवाह के लिए पूरी तरह तैयार है। राजा ने संतोष की सांस ली और बिना विलंब किए विधि विधान से अपनी पुत्री पुष्प देवी का विवाह बंजारे के वेश में आए राजकुमार से करवा दिया। विवाह के पश्चात विदाई के समय राजा ने अपनी पुत्री को अपार धन दौलत, हाथी घोड़े और बहुमूल्य उपहार दिए। विवाह संपन्न होने के बाद राजकुमार वीर सिंह राजकुमारी पुष्प देवी और गंजे के साथ प्रसन्न चित्त अपने राज्य सुवर्णगढ़ की ओर प्रस्थान करता है। यात्रा के दौरान राजकुमार के मन में गंजे के प्रति कृतज्ञता का भाव लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि वह भली भांति समझ चुका था कि यदि गंजा न होता तो न उसे जीवन का सच्चा प्रेम मिलता और न ही सही मार्गदर्शन। राज्य में पहुंचते ही गंजे ने सबसे पहले अपने प्रिय भैंसे को संभाला। उसे सुरक्षित, स्वस्थ और तंदुरुस्त देखकर उसका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतने दिनों की चिंता के बाद जब उसने अपने भैंसे को ठीक ठाक देखा तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। कुछ दिनों बाद जब गंजा विदा लेने के लिए राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मित्र, अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम मेरे राज्य के 1/4 भाग अर्थात 36 गांवों के मुखिया हो और इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने राज्य का महामंत्री भी नियुक्त करता हूं।
तुम अपना पूरा परिवार यहीं बुला लो। राजकुमार की यह बात सुनकर गंजा पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, फिर उसकी आंखें भर आईं। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण देहाती होने के बावजूद उसकी बुद्धि और निष्ठा उसे इतना बड़ा सम्मान दिलाएगी। उसने विनम्रता से राजकुमार को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह सब आपकी कृपा है। इस प्रकार गंजे ने अपने शातिर किंतु सच्चे हृदय वाले मस्तिष्क से अनेकों बाधाओं और असफलताओं के बावजूद राजकुमार का विवाह राजकुमारी पुष्प देवी से करवाकर ही दम लिया, और इसके बदले में उसे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार, सम्मान और विश्वास प्राप्त हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और दूरदृष्टि केवल महलों में जन्म नहीं लेती। कई बार साधारण जीवन जीने वाला एक ग्रामीण भी वह कर दिखाता है जो बड़े बड़े विद्वान और राजपुरुष नहीं कर पाते। राजकुमार का अहंकार और जिद उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सुख से दूर रखे हुए थी, पर गंजे जैसे सरल और समझदार व्यक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि एक राजकुमारी की नियति भी संवार दी। अंततः जीवन में सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं होता जो ऊंचे पद पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जिसके इरादे नेक हों और जिसकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय ले सके। जब जीवन में ऐसा व्यक्ति साथ मिल जाए तो कठिन से कठिन राह भी सहज हो जाती है।